हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपके लिए ले आए हैं आज जो है एएलपी में पूछे गए प्रश्नों का रिव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य जो है कौन सा बना है? तो तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य जो है ऑप्शन है केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और लद्दाख। तो इस क्वेश्चन में जो है चार ऑप्शन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा जो है उल्लास के तहत जो है मिजोरम और गोवा के बाद भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। नेक्स्ट इसमें है उपलब्धि अचीवमेंट। जून 2025 में त्रिपुरा को आधिकारिक तौर पर भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। इससे पहले मिजोरम और गोवा यह दर्जा प्राप्त कर चुका है। साक्षरता दर की बात करते हैं, लिटरेसी रेट। त्रिपुरा ने 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच 95.6% की साक्षरता दर हासिल की है। नेक्स्ट है मानक यानी स्टैंडर्ड। राष्ट्रीय मानकों के अनुसार जब किसी राज्य की साक्षरता दर 95% को पार कर जाती है तो उसे पूर्ण साक्षर यानी फुल्ली लिटरेट माना जाता है। नेक्स्ट है पृष्ठभूमि। 1961 में त्रिपुरा की साक्षरता दर केवल 20.24% थी, जो 2025 तक बढ़कर जो है 95.6% हो गई है। नेक्स्ट है सितंबर 2025 में हिमाचल प्रदेश को देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य जो है घोषित किया गया है। तो मतलब जो है इसमें मिजोरम, गोवा जो है 2 नंबर पर, तीसरा पर त्रिपुरा है और चौथे नंबर पर जो है हिमाचल प्रदेश इसमें आता है। नेक्स्ट इसमें है उल्लास का पूर्ण रूप क्या होता है यानी फुल फॉर्म। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ जो है उल्लास का जो है पूर्ण रूप होता है। अन्य नाम इसे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अवधि जो है ड्यूरेशन, यह केंद्र प्रायोजित योजना 2022 से 27 तक के लिए लागू की गई है। इसका लक्ष्य समूह जो है टारगेट ग्रुप 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वे व्यक्ति जो औपचारिक स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके हैं उनके लिए है। नेक्स्ट उद्देश्य जो है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के साथ साथ डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और महत्वपूर्ण जीवन कौशल जो है प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट इसका टैगलाइन है। टैगलाइन जो है जन जन साक्षर जो है इसका जो है न्यू टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों के संचरण के दौरान विरलन यानी कि रेयर फैक्शन के क्षेत्र में माध्यम का घनत्व और दबाव कैसा होता है? तो ध्वनि तरंगों के संचरण के दौरान विरलन के क्षेत्र में जो है ऑप्शन है घनत्व और दबाव जो है दोनों उच्च होते हैं। घनत्व उच्च और दबाव कम होता है। घनत्व और दबाव दोनों कम होते हैं तो घनत्व कम और दबाव उच्च होता है। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है घनत्व और दबाव दोनों कम होता है। बोथ डेंसिटी एंड प्रेशर आर लो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें ध्वनि जो है, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो माध्यम के कणों के कंपन के माध्यम से आगे बढ़ती है। जब ध्वनि किसी माध्यम जैसे हवा में यात्रा करती है तो यह 2 प्रकार के क्षेत्र बनाती है। संपीड़न जो है कंप्रेशन, यह वह क्षेत्र है जहां माध्यम के कण एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। यहाँ उच्च दबाव जो है हाई प्रेशर और उच्च घनत्व हाई डेंसिटी होता है। विरलन की बात करते हैं रेयर फैक्शन, यह वह क्षेत्र है जहां माध्यम के कण एक दूसरे से दूर फैल जाते हैं। यहाँ कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है जिसके परिणाम स्वरूप कम दबाव यानी लो प्रेशर और कम घनत्व लो डेंसिटी उत्पन्न होता है। इसमें जो है याद रखने योग्य मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं इसमें देखते हैं। ध्वनि तरंगें जो है संपीड़न और विरलन की एक श्रृंखला के रूप में चलती है। ग्राफ पर विरलन को गर्त यानी ट्रफ जो है या निचले हिस्से के रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट इसमें है परीक्षा के लिए अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न जो है ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की गति जो है
उत्तर है ठोस यानी सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसके कण बहुत पास पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, क्या ध्वनि निर्वात में यात्रा कर सकती है? तो ध्वनि जो है, उत्तर है नहीं। ध्वनि को यात्रा करने के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ध्वनि निर्वात में जो है यात्रा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वेवलेंथ को जो है लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे? लैम्डा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक गुण है? तो विषमांगी मिश्रण के बारे में इसमें पूछा है। तो पहला ऑप्शन है, इसके घटक पूरे मिश्रण में समान रूप से मिश्रित होते हैं। दूसरा है, इसके घटकों को भौतिक रूप से अलग अलग देखा जा सकता है। तीसरा है, इसका संगठन यानी पूरे मिश्रण में एक समान होता है। चौथा ऑप्शन है, चीनी और पानी का घोल इसका एक आदर्श उदाहरण है। इसमें चार जो है विषमांगी मिश्रण के बारे में दिया गया है। तो इसमें कौन सा उसका एक गुण को दर्शाता है? तो इसमें जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इसके घटकों को भौतिक रूप से अलग अलग देखा जा सकता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी यानी होमोजीनियस और विषमांगी हेट्रोजीनियस, जिसको विषमांगी मिश्रण कहा जाता है के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। गैर समान संगठन यानी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, विषमांगी मिश्रण में पदार्थ पूरी तरह से नहीं घुलते हैं। इसके अलग अलग हिस्सा में घटकों की मात्रा अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट है दृश्य सीमाएं, विजिबल बाउंड्रीज, इसमें आप अलग अलग पदार्थों को अपनी आंखों से या सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, जैसे पानी में बालू, सैंड इन वाटर। नेक्स्ट है भौतिक पृथक्करण यानी फिजिकल सेपरेशन, इनके घटकों को साधारण भौतिक विधियों जैसे छानना, फिल्टरेशन, हाथ से चुनना या निथारना द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर तेल और पानी का मिश्रण, हवा में धूल के कण, कंक्रीट, लोहे का बुरादा और सल्फर का मिश्रण आदि जो है विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर, क्विक कंपैरिजन की ओर इसमें देखते हैं। तो गुण जो है यह प्रॉपर्टी की बात करते हैं, उसके बाद है समांगी मिश्रण होमोजीनियस, उसके बाद विषमांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस। तो बनावट की बात करते हैं, तो इसमें जो है समांगी मिश्रण में बनावट यूनिफॉर्म एक समान होता है। विषमांगी मिश्रण में जो है असमान नॉन यूनिफॉर्म इसकी बनावट देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है इसके कणों का आकार, तो समांगी मिश्रण में कणों का आकार बहुत छोटे दिखाई नहीं देते हैं, और विषमांगी मिश्रण में इसके जो है कणों का आकार बड़े होते हैं और अक्सर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है पृथक्करण, पृथक्करण समांगी मिश्रण को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है और विषमांगी मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है उदाहरण के तौर पर जो है, तो समांगी मिश्रण में उदाहरण नमक और पानी को मिलाते हैं, मिश्र धातु एलॉय जो है ये सभी समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। विषमांगी मिश्रण के उदाहरण में चौक प्लस पानी, नमकीन और मिक्सचर, ये सभी जो है विषमांगी मिश्रण के उदाहरण के अंतर्गत जो है आते हैं। नेक्स्ट इसमें है परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न, पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चन। तो प्रश्न है कोलाइड और निलंबन यानी सस्पेंशन किस प्रकार के मिश्रण हैं? तो कोलाइड और निलंबन जो है किस प्रकार के मिश्रण है? तो इसका उत्तर है ये दोनों ही विषमांगी मिश्रण की श्रेणी में आते हैं। हालांकि कोलाइड देखने में समांगी जैसा जो है लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है टिंडल प्रभाव किस मिश्रण में देखा जा सकता है? तो टिंडल इफेक्ट जो है आंसर इसका है विषमांगी मिश्रण, विशेषकर कोलाइड और निलंबन में, क्योंकि इनके कण प्रकाश को फैला देते हैं।
नेक्स्ट इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी एक विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। तो इसमें जो है हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन पहला है Fe प्लस CuSO4। तो इसमें जो है FeSO4 प्लस Cu, तो Cu क्या हुआ, विस्थापित हो गया है। फिर दूसरा ऑप्शन है Zn प्लस H2SO4। तो इसमें ZnSO4 प्लस H2 जो है यह विस्थापित हो गया है। नेक्स्ट है 2Mg प्लस O2। तो इसमें जो है 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। इसमें जो है संयोजन अभिक्रिया देखने को मिला है। कौन सा अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है Cu प्लस 2AgNO3। तो CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag यानी Ag जो है यहाँ पर विस्थापित हो गया है। मतलब जो है ऑप्शन ए, बी और डी ये सभी विस्थापन का उदाहरण है। ऑप्शन सी जो है यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। यह वह अभिक्रिया है जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग यानी विस्थापित कर देता है, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें है विकल्प की बात करते हैं। विकल्प ए, यहाँ आयरन जो है Fe और कॉपर Cu से अधिक शक्तिशाली है, इसीलिए उसने Cu को हटा दिया है, यह विस्थापन है। नेक्स्ट है विकल्प बी, यहाँ जिंक Zn प्लस जो है Zn हाइड्रोजन H को विस्थापित कर रहा है, यह भी एक विस्थापन अभिक्रिया है। विकल्प डी, यहाँ कॉपर Cu सिल्वर Ag को विस्थापित कर रहा है, यह भी एक विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इसमें है विकल्प सी, गलत क्यों है, तो 2Mg प्लस O2। ये क्या बन गया, 2MgO बन गया। यह एक संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है। इसमें दो तत्व जुड़कर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, किसी को हटा नहीं रहा, इसीलिए क्या है यह जो है एक संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तरल संयोजी उत्तक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो तरल संयोजी उत्तक नहीं है तो ऑप्शन है रक्त, पेशी या मांसपेशी और लसिका। इसमें तीन ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर पूछ रहा है कि ये तरल संयोजी उत्तक नहीं है। तो रक्त जो है तरल संयोजी उत्तक है, लसिका जो है तरल संयोजी उत्तक है, लेकिन पेशी और मांसपेशी जो है यह तरल संयोजी उत्तक नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो है हो जाएगा। तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मानव शरीर में केवल दो ही मुख्य तरल संयोजी उत्तक होते हैं। और पहला जो है रक्त यानी ब्लड, यह ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और हार्मोन का परिवहन जो है करता है। नेक्स्ट आता है इसमें लसिका, जिसको लिम्फ बोला जाता है। यह संक्रमण से लड़ने और वसा के परिवहन में मदद करता है। इन्हें तरल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका आधार मैट्रिक्स तरल होता है। नेक्स्ट इसमें है मांसपेशी यानी मसल्स। यह पेशीय उत्तक मस्कुलर टिश्यू का हिस्सा है, संयोजी उत्तक का नहीं। इसका कार्य शरीर में गति यानी मूवमेंट प्रदान करना होता है। नेक्स्ट आता है इसमें त्वचा यानी कि स्किन। यह उपकला उत्तक यानी एपिथेलियल टिश्यू का उदाहरण है, जो शरीर के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण कवरिंग जो है बनाता है। नेक्स्ट इसमें है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, क्विक एग्जाम नोट्स। उत्तक का प्रकार, टिश्यू टाइप, उदाहरण यानी एग्जाम्पल। तरल संयोजी उत्तक के अंतर्गत जो है रक्त आता है, लसिका आता है। नेक्स्ट इसमें है कंकाल संयोजी यानी स्केलेटल कनेक्टिव, तो अस्थि आता है, उपास्थि कार्टिलेज जो है कंकाल संयोजी के अंतर्गत आता है। पेशीय उत्तक में हृदय पेशी, रेखित पेशी और रेखित पेशी, इसमें जो है तीन प्रकार का पेशीय उत्तक होता है। फिर है उपकला उत्तक एपिथेलियल, तो त्वचा, फेफड़ों की कुपिका और किडनी नलिका जो है यह उपकला उत्तक के अंतर्गत जो है यह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशासन यानी डिसिप्लिन का वास्तविक अर्थ क्या है। तो ऑप्शन है कठोर दंड और नियंत्रण में रहना, अपनी इच्छाओं को दबाकर रखना, नियमों का पालन करना और व्यवस्थित जीवन जीना, केवल दूसरों के आदेशों का पालन करना। इसमें चार ऑप्शन जो है
दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, परिभाषा की बात करते हैं, डिफिनीशन। अनुशासन का अर्थ है नियमों, सिद्धांतों और मर्यादित व्यवहार का पालन करना। यह केवल बाहरी दबाव नहीं बल्कि एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को सही समय पर सही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर जो है नियमों का पालन करना और व्यवस्थित जीवन जीना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी से परे पीछे रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति कैसी होगी? इसमें जो ऑप्शन है आभासी, सीधा और बड़ा, वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा, वास्तविक उल्टा और समान आकार का। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से परे यानी बियॉन्ड सी रखा जाता है तो प्रतिबिंब के गुण निम्नलिखित होते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन, प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच बनता है। प्रतिबिंब का आकार, साइज, यह वस्तु के वास्तविक आकार से छोटा यानी डिमिनिश्ड होता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति यानी नेचर, यह वास्तविक, रियल और उल्टा यानी इन्वर्टेड जो है इसमें होता है। किरण आरेख की बात करते हैं, रे डायग्राम लॉजिक। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजरती है। वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली किरण उसी पथ पर वापस लौट आती है। ये दोनों किरण सी और एफ के बीच एक दूसरे को काटती है। नेक्स्ट इसमें है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आगे इसमें देखते हैं। तो वस्तु की स्थिति यानी ऑब्जेक्ट पोजीशन, प्रतिबिंब की स्थिति, फिर आकार है और प्रकृति यानी नेचर है। इसमें जो है अनंत पर अगर कोई वस्तु को हम रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति या फोकस पर बनेगा और अत्यधिक छोटा बनेगा और इसकी प्रकृति वास्तविक और उल्टा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसमें जो है हम लोग देखते हैं वस्तु जो है सी से परे यानी बियॉन्ड सी होगा तो वस्तु जो है एफ और सी के बीच बनेगा और छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। वस्तु अगर सी पर है तो जो है प्रतिबिंब सी पर बनेगा, समान आकार का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। वस्तु सी और एफ के बीच है तो प्रतिबिंब जो है सी से परे यानी बियॉन्ड सी बनेगा और इनलार्ज्ड यानी बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा जो है इसका नेचर होगा। नेक्स्ट आगे इसमें देखेंगे वस्तु अगर एफ पर है तो यह जो है प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और अत्यधिक बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। वस्तु अगर एफ और ध्रुव यानी पोल के बीच है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब इसका नेचर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।